Hello students, today we are going to start a new chapter and that new chapter is laws of motion. In last two chapters, that is in chapter number 3 and chapter number 4, we have studied about motion. A body was doing acceleration, it was having velocity, it covered some distance, it displaces from its position. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. Now हमने लास्ट टू लेक्चर्स में ये देखा कि कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, उसके मोशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने देखे थे. एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है. नाउ फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन. हम अलग अलग चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि वो जो मोशन हो रहा है उस बॉडी में उसका कॉज क्या है. क्यों जब एक फेदर और एक स्टोन को नीचे ड्रॉप किया जाता है तो क्यों वो फेदर थोड़ा स्लोली नीचे आता है और स्टोन थोड़ा टाइम जल्दी आ जाता है, क्यों ये चीज़ें होती हैं. क्यों आप एक कार में बैठे होते हैं, जब वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो आपको फील होता है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इन सभी चीज़ों के आंसर देती हैं क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दी थी. हालांकि ये कंप्लीटली लॉज ऑफ मोशन उनकी डिराइव की हुई नहीं थी, उन्होंने ये इसका डिडक्शन किया था. उन्होंने ये लॉज अलग अलग लोगों से ली थी. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया जो उन्होंने ली थी दैट वाज द थ्योरी ऑफ गैलीलियो. वो गैलीलियो की थ्योरी थी. तो फर्स्ट लॉ से ही हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. और लॉ ऑफ इनर्शिया से भी पहले हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी में इनर्शिया कहाँ से आता है. सो फर्स्ट इज इनर्शिया. इनर्शिया को अगर कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो वो वर्ड्स क्या हैं. इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिशन टू चेंज. बात बहुत छोटी सी है लेकिन वैल्यूएबल है, अपने आप में ये बात वैल्यूएबल है. छोटी सी बात है अपोजिशन टू चेंज, मतलब कि जब कोई भी अपोजिशन, कोई भी चेंज हो रहा होता है तो उस चीज का अपोज जो करता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. अब देखिए इनर्शिया अपोजिशन कैसे होता है. फॉर एग्जांपल आप सुबह अलार्म बजा आपके फोन का और आपको वो अलार्म जगाना चाहता है, लेकिन आप किस स्टेट में हैं, आप स्टेट में हैं कौन से, स्लीप वाली स्टेट में हैं. आप सोना चाहते हैं, आप उठना नहीं चाहते. तो वो जो इनर्शिया है वो इनर्शिया क्या है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वो आपको सोने देना चाहता है. तो ये क्या है, अपोजिशन ऑफ चेंज है, वो आपको उठने नहीं देना चाहता. आप जब कोई अच्छी मूवी देखते हैं सेल फोन पे या अच्छी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आपका मन नहीं करता, रात के अगर 11 भी बज जाएं, 11:30 भी बज जाएं, आपका मन नहीं करता कि आप फोन रख दें और सो जाएं. तो वो क्या है, वो अपोजिशन है हुआ है किसका, चेंज का. उस टाइम पे आप कर क्या रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं. तो आप उस स्टेट को बदलना नहीं चाहते. आपको नींद आ रही है तो भी आंखें फाड़ के देख रहे हैं मोबाइल को. तो वो क्या है, अपोजिशन ऑफ चेंज है. सो इनर्शिया इज व्हाट, इट इज द अपोजिशन ऑफ टू चेंज. तो कोई भी बॉडी जिस स्टेट में होती है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट बदलना नहीं चाहती. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं. इनर्शिया क्या कहता है, a body do not wants to change its state. वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन, कि किसी भी बॉडी में इनर्शिया कहां से आता है, फिजिक्स के लेवल पे. किसी भी बॉडी में इनर्शिया आता है उसके मास की वजह से. जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा. समझ रहे हो ना, जिस बॉडी के पास मास जितना ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. अब देखिए, अगर आपके पास एक
टेबल है, हैवी टेबल है और उसको आपको स्लाइड करना है, उसको आपको खिसकाना है, अगर उसका मास ज्यादा है तो आपको उसको खिसकाने में दिक्कत होगी। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। वो पहले रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहती है। एक और एग्जांपल, ट्रक का एग्जांपल। एक ट्रक का एग्जांपल है, ट्रक क्या है, उसके पास मास बहुत ज्यादा है, तो उसको आगे चलाने के लिए जो इंजन है वो ज्यादा सीसी का होता है, ज्यादा बड़ा इंजन इस्तेमाल होता है कि वो आगे जा पाए। और अगर वो ट्रक चल रहा है, वो मूव कर रहा है, तो जितनी ताकत उसको चलाने में लगी थी उतनी ही ताकत उसको रोकने में भी लगेगी, क्योंकि अब वो ट्रक चलता हुआ ट्रक किस स्टेट में है कि वो चलना चाहता है भाई, वो रुकना नहीं चाहता, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करने होंगे। क्या समझ में आ गई बात? तो अ बॉडी डू नॉट वांट्स टू चेंज इट्स स्टेट, और स्टेट का मतलब क्या है? स्थिति। स्थिति या तो वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, ये उसकी स्टेट है। इनर्शिया समझ में आ गया? तो किसी भी बॉडी के पास जो इनर्शिया होता है ड्यू टू इट्स मास, मास की वजह से होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अ बॉडी विल हैव inertia due to its mass, मास की वजह से होता है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली मैं बहुत जल्दी इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस बार जो सिलेबस नया आया है वो सिलेबस ये कहता है कि आपका ये वाला जो पार्ट है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, ये आपको कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देने हैं बस, और पॉइंट्स में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अ बॉडी विच इज इन रेस्ट विल ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी which is in motion will always remain in motion until any external force is applied on that body। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। मैं फटाफट लिख देता हूं इसको, देखिए, a body in rest will always remain in rest, a body in motion will always remain in motion। This is law of inertia। यहां फर्स्ट लॉ स्टार्ट होता है, यहीं खत्म होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, आप कार में बैठे हैं, वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, तो आपको ये फील होता है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका लोअर पार्ट बॉडी का वो कार की सीट पे है, ठीक है। तो जब कार आगे बढ़ती है तो वो लोअर पार्ट तो आगे बढ़ता है, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है वो आगे नहीं बढ़ता। वो कहाँ रहना चाहता है? वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे चला जाता है। क्या समझ में आ गई बात? सिमिलरली ऐसा ही होता है जब कार में ब्रेक लगते हैं सडनली, तो आपका लोअर पार्ट तो चिपका हुआ है किससे? कार की सीट से, तो वो तो कार के साथ रुक गया, लेकिन अपर पार्ट थोड़ा ना चिपका हुआ है, वो तो सीट बेल्ट से या तो बंधा हुआ है या वो फ्री है, इसलिए वो आगे जाने की कोशिश करता है। ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक एथलीट जो कि लॉन्ग जंप करता है, तो वो भाग के क्यों आता है? उसको भाग के क्यों आना होता है? तो वो भाग के इसलिए आता है ताकि वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए, वो कुछ मोमेंटम गेन कर ले। अब ये जो मोमेंटम है इसको देखेंगे, अभी अगला कॉन्सेप्ट मोमेंटम ही है, वो थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर ले। एक और एग्जांपल है कि एक बॉलर जो भाग के आता है, वो भाग के क्यों बॉलिंग करता है? वो खड़े खड़े क्यों नहीं कर देता? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम गेन कर ले और वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए, और फिर वो बॉल जब डालेगा तो वो शोएब अख्तर की तरह जाएगी 157 की स्पीड पे। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। देखो, मोमेंटम के बारे में पी से डिनोट किया जाता है इसको, और भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम होता क्या है? तो अभी दो एग्जांपल दिए मैंने आपको कि एथलीट जो है, जो लॉन्ग जंप लेने वाला है, वो भाग के आएगा, और वो भाग के आएगा तो क्या गेन कर लेगा? मोमेंटम गेन कर लेगा। मोमेंटम हमेशा उस बॉडी के पास होता है जिसके पास कुछ मास होता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। मोमेंटम, और इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, इंपल्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, जो क्वांटम लेवल पे मॉलिक्यूलर मोशन है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, वो मोमेंटम और इंपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इंपॉर्टेंस है इसकी, समझ में आ गई। अब देखिए मोमेंटम है क्या? कोई भी बॉडी, इसके पास कुछ मास होगा, उसके पास मास होगा, वेलोसिटी होगी, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। क्या इतनी डेफिनेशन काफी है? नहीं भाई, एक और चीज, मोमेंटम की वजह से किसी भी बॉडी के पास ये एबिलिटी आती है कि वो बॉडी अपनी वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकती है। एक बॉडी जिसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम का सीधा सीधा फंडा है कि उसके पास वेलोसिटी है। मतलब किसी भी बॉडी के पास मोमेंटम है, वो आगे चल रहा है, तो वो अपनी वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है। कब? जब वो दूसरी बॉडी से कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। बेस्ट एग्जांपल है, एक ट्रक आया, कार में टकरा गया, खड़ी थी कार, आगे चली गई। मतलब ट्रक की वेलोसिटी कहां आ गई? कार में आ गई। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो मोमेंटम कोलिजन प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, क्या समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। तो देखिए, अ बॉडी हैव mass and velocity will have momentum। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? This gives ability to a body to transfer its velocity when it collides to another body, नहीं, with another body, with another body। क्या समझ में आ गई बात? चलो अब मोमेंटम के फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, मोमेंटम अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इट विल डिपेंड ऑन मास एंड ऑन वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। चलिए, ये हो गया। अब फटाफट इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट निकालिए मोमेंटम की। देखिए, मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट होगी। डायमेंशन, सारी चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर की डायमेंशन l और सेकंड t-1। तो ml/t-1 विल बी द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, इसी के बेसिस पे एक और लॉ, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो हो गया न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? दिस इज फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी का क्या चेंज होना चाहिए? किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होना चाहिए। मोमेंटम का मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। और चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको क्या देता है? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या क्लियर होगी बात? लिख लेते हैं इसको, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum will be directly proportional to applied force. That means force directly proportional to dp by dt, rate of change of momentum। ठीक है, यहां से एक चीज लिख लेते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, क्या हो गया? dp by dt। और कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है? कांस्टेंट लगाया जाता है किसी थियोरेटिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच करने के लिए।
कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है, और जहां थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के इक्वल होती है वहां कांस्टेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट 1 हो जाता है वहां। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के इक्वल है, सो कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू 1, सो f इज इक्वल टू dp बाई dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ। अब इससे एक और फॉर्मूला निकालते हैं, तो f इज इक्वल टू dp क्या है, p इज m इंटू v, सो इट विल बी dmv डिवाइडेड बाई dt। मास इज कांस्टेंट, बाहर ले लिया इसको, dv बाई dt क्या होता है, dv by dt is acceleration, so it will be m into a, so force is equal to mass into acceleration, force is equal to ma, ये आ गया आपके पास, mass into acceleration। this is the formula derived by the help of second law। ये second law से formula आपको मिलता है। एक टॉपिक और पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स, और इम्पल्स को जे से डिनोट किया जाता है। अगेन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, देखो आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा कि वो बंदा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है। तो किसी भी बंदे को जब गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा बहुत ज्यादा छोटे टाइम के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इम्पल्सिव पर्सन, वो इम्पल्सिव है। तो इम्पल्स का मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगती है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, वो उसका इम्पल्स है। इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, समझ में आगे, डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी। इम्पल्स is the effect of force for very short duration of time देखिए इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख देता हूं। दूसरे शब्द क्या रहेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स is applied for very short time, बहुत छोटे टाइम के लिए जो फोर्स लगाई जाती है हम उसको बोलते हैं क्या, इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, J से डिनोट होगा, तो फोर्स, इम्पल्स विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, दैट इज dt। ये फॉर्मूला बन गया। और फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन निकाल लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्या, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो J विल बी इक्वल टू F की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dt। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू dt, तो a इंटू dt क्या हो गया, dv, सो इट विल बी m इंटू dv। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वेलोसिटी को आपने इंटीग्रेट किया, तो वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिमिट्स लगाते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई क्या, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। सो देखिए J विल बी इक्वल टू m, और जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये v हो जाएगा, तो v क्या हो गया, और आपने दिस इज v अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, तो J विल बी इक्वल टू m v माइनस u। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात। तो ये जो है ये रिलेशन आ गया मोमेंटम और इम्पल्स का, दैट मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है क्या, इम्पल्स। यहां से आप याद रखिएगा, इसको अगर आप लिखें तो J विल बी इक्वल टू dp।
चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, हमेशा मोमेंटम। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया? तो मोमेंटम, आप इसके इम्पल्स के जब एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल बड़े इसके इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कौन से, कि जब एक बॉल फील्डर कैच करता है बॉल को, तो आप देखना दो सिचुएशन होते हैं कि अगर एक तो उसने सीधे सीधे कैच किया और एक उसने बॉल को पकड़ा और पीछे की तरफ हाथ लेके गया। ऐसा वो क्यों करता है? वो अनजाने ही फिजिक्स का एक लॉ अप्लाई कर रहा है। वो लॉ क्या कहता है कि जब वो हाथ पीछे लेके जाता है तो उस कंडीशन में जो बॉल पे उसने क्या किया, जो फोर्स लगा, उस फोर्स के साथ उसने इस टाइम को इंक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। तो जब उसने इंक्रीज कर दिया इस टाइम को, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया और ये फोर्स हो गया, फोर्स की एक्सिस हो गई, ये फोर्स हो गया। तो जब फोर्स लगता है तो वो फोर्स कुछ ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मतलब कि किसी एक इंस्टेंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स होगा और उसके बाद कम होगा फोर्स। तो जैसे जैसे उसने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, वैसे वैसे जो एवरेज फोर्स उसके हाथों को फील हुआ वो कम फील हुआ। अगर वो ऐसे ही रखता तो एकदम से फोर्स लगता, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट होता। सिमिलरली कोई पर्सन अगर ऊपर से नीचे जंप करता है, तो अगर वो एक सॉलिड सरफेस पे जंप कर रहा है तो उसके पैरों में ज़्यादा चोट लगेगी। अगर वो सैंड पे जंप कर रहा है तो सैंड क्या होती है, थोड़ी कंप्रेस होती है। जब वो कंप्रेस होती है तो उसके जंप के बाद जो इफेक्ट था फोर्स का, वो इफेक्ट का, फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब सैंड कंप्रेस हुई तो उसके जंप का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ गया। जब टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। क्या क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स आप मंगाते हैं तो वो कुछ पेपर्स में रैप्ड आते हैं, पॉलीथिन में रैप्ड आते हैं, स्पेशल होती हैं, उनमें एयर फील्ड होती है। वो एयर फील्ड किस लिए की जाती है? ताकि वो जो आइटम है वो अगर किसी से टकराए, आप देखो जब कोरियर में वो आते हैं तो कैसी हालत में वो आते हैं। जब रेलवेज में सामान डाला जाता है लगेज में, तो आप ज़रा उनको डालते हुए देखिए, ऐसे उठा उठा के फेंकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका सामान कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए वो उसकी कवरिंग करते हैं उन पॉलीथिन्स से जिनमें एयर फील्ड होती है। तो जब वो टकराता है किसी चीज़ से, तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है क्या, वो पॉलीथिन्स, तो वो क्या है, फोर्स के इफेक्ट का टाइम बढ़ा देती हैं। और जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम फील होता है, फोर्स का इफेक्ट कम लगता है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इम्पल्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट विल बी लास्ट। कौन है? मैं 2 मिनट में मिल रहा हूं, बस ये खत्म कर लास्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट फेमस लॉ। फेमस लॉ है अपने आप में, हर बच्चा जानता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी ए अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो फॉर every action there will be a opposite reaction। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी पे इसने किसी दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगाया, इसने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, दिस इज 1, दिस इज 2। अब अगर इसने 2 पे फोर्स लगाया है, किसने? इसने, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? उसकी वैल्यू क्या होगी फोर्स की? उसको लिखेंगे क्या हम? फोर्स किस पे लगाए, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और ये वाली बॉडी जो इस पे फोर्स लगाएगी, दैट विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या समझ में आ गई बात? सो मैं इसको लिख देता हूं, फोर्स on 1 due to 2 and this is
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या क्लियर हो गई? अब देखिए दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया है, दैट मींस F12 इज इक्वल टू F21, दोनों एक दूसरे के इक्वल है लेकिन अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या लग गया माइनस। क्या समझ में आ गई बात? देखिए ये वाली डेफिनेशन बड़ी आसान है, हर बच्चे को याद है, लेकिन जरा इसका मतलब समझिए। एक बहुत कॉमन सी चीज हम बोलते हैं कि कोई भी पर्सन वैक्यूम में मूव नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन वैक्यूम में मूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता मूव वैक्यूम में? कोई भी पर्सन वैक्यूम में मूव क्यों नहीं कर पाता? वैक्यूम एक्चुअली क्या है? वो जगह जहां पे एयर ना हो, जहां पे कोई मॉलिक्यूल्स ना हो एयर के। तो देखिए इसका मतलब है आप जब मूव करते हैं तो एयर हेल्प करती है आपको चलने में, आपको आगे हेल्प करती है मूव करने में एयर। वो कैसे मूव करती है? जब आप आगे चलते हैं तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां आगे आ गया, जब मैं यहां आगे आ गया तो यहां जो पहले एयर थी, यहां जो हवा थी वो यहां से हट गई, यहां से डिस्प्लेस हो गई। ये हवा गई कहां? यहां से डिस्प्लेस हुई, मैं जो पीछे से आगे आया हूं पीछे वाली जगह खाली हो गई, ये हवा पीछे गई। तो ये हवा जब पीछे गई तो इसने फोर्स लगाया मुझ पे पीछे की तरफ से, तो मैं आगे आया। तो एयर भी हेल्प करती है आपको मूव करने में। क्या समझ में आ गई बात? तो मैंने एयर पे फोर्स लगाया आगे की तरफ आके, तो एयर ने पीछे से जाके फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या समझ में आ गई? एक और चीज, जब भी कोई स्विमर स्विम करता है तो वो वाटर पे फोर्स पीछे लगाता है, वो वाटर को पीछे डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस करके वो आगे जाता है। तो वो जो पीछे जगह खाली छोड़ के आया है वहां पे वाटर वापस से आता है। जब वो वाटर वापस से आता है तो वो उस स्विमर पे वापस से फोर्स लगाता है आगे की तरफ। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इतना आज आप पढ़िए, कल बात